प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट अर्धवार्षिक का पेपर। ठीक है, और अभी जो 2025 के अंदर आप पेपर देने वाले हैं अर्धवार्षिक का, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पेपर रहने वाला है और इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों क्लास को ध्यानपूर्वक अटेंड करें। और इससे पहले मैं जरूरी बात बता देता हूँ, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके कंप्लीट तैयारी हमारी वहां से कर सकते हो। आपको कोई डेस्क वर्क नहीं लानी, कोई आपके पासबुक नहीं लेके आनी, बस ये ऐप ज्वाइन कर लेना, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं कंप्लीट आपको तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर वाइज समझाऊंगा, नोट्स आपको वहां पर फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग। प्राइस रहने वाली है 299 रुपए क्रैश कोर्स की। ठीक है, वो कंप्लीट तैयारी होगी वहां पर आपकी, तो आप ज्वाइन कर लेना। इसमें मैराथन क्लास है, सब कुछ क्लासेस ली जाएगी और पूरी गारंटी रहेगी पेपर यही से छपेगा। ठीक है, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना आप। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा हिंदी का पेपर है, हिंदी अनिवार्य का कक्षा 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखो समय कुछ दिया जा रहा है 3 घंटे 15 मिनट का, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्नों के अंक प्रश्न के सामने अंकित किए गए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न देखो ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, बस ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इनको अच्छे से नोट करना और अपने सभी साथियों के बीच इस क्लास को शेयर कर देना। अपने जो भी साथी हैं, अपने जो भी दोस्त हैं आपके, उनके बीच शेयर कर देना इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास में से पेपर में बहुत से प्रश्न मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की यहाँ पे कौन सी बोली नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न को देखो कि पश्चिमी हिंदी की यहाँ पे कौन सी बोली नहीं है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी दे रखा है। फटाफट आप सभी विद्यार्थी आंसर करने का प्रयास करें। देखो अगर आपको आता तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप याद रखना। देखो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। देखो पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली तो है, ब्रजभाषा भी है, कन्नौजी भी है, इसके अलावा ब्रज है, अवधी है, अवधी है। ठीक है, अवधि नहीं है, सॉरी अवधि नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, डी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, अवधि नहीं है। बाकी ब्रज है और ये खड़ी बोली है, कन्नौजी है, बुंदेलखंडी है, पहाड़ी है, ये सब हैं। लेकिन यहां पर जो अवधि है ना, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूर्वी हिंदी की जो है प्रमुख बोली है। तो इसका आंसर हमारा डी होगा, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका डी आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, डी होगा, ध्यान रखना आप सभी। अगला प्रश्न है कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। 1 प्रकार की, 2 या 3 या 5। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। मैंने इसलिए तो मैं कह रहा हूं आप सभी विद्यार्थियों की कि आप कोर्स ज्वाइन कर लो, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर मैंने जो है पूरी व्याकरण करवा रखी है, आपके शब्द शक्ति वगैरह, अलंकार, सब कुछ इधर। बाकी अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित क्वेश्चन, फीचर, ये सब कुछ वहां पर, निविदा, विज्ञप्ति सब करवा रखे हैं। तो आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं कंप्लीट तैयारी करवा रखी है, तो जिससे और आपके और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ज्वाइन कर लो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स। तो प्यारे विद्यार्थियों शब्द शक्ति के 3 प्रकार हमने देखा था, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार आप जरूर याद रखना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि तू मोहवन के उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी है। ठीक है, उर्वशी है, उर्वशी के समान उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। अब यहाँ पर देखो ये आया है उर्वशी और यहाँ पर भी उर्वशी है। ठीक है, तो यानी कि ये एक शब्द है और ये 2 बार रिपीट हो गया है। जब किसी वाक्य में एक शब्द 2 बार आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पर उर्वशी, ये उर्वशी नाम 2 शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ पर एक का तो अर्थ हो गया एक तरीके से हृदय में बसाने वाली, और दूसरी का यहाँ पर जो है उर्वशी का अर्थ हो गया अप्सरा। ठीक है, तो यानी जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार माना जाता है। तो अगर आप, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप अलंकार को अच्छे से कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, मैंने अच्छे से समझा रखा, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगला है कि यहाँ पे तो इसमें कौन सा होगा, यमक होगा, ना कि श्लेष होगा। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। यहाँ पर देखो पीपर पात सरिस मन डोला। अब उपयुक्त इस जो है पंक्ति को देख के जो है आपके मन में कौन सा अलंकार यहाँ पे बात हो रही है, रूपक की, विरोधाभास की, उपमा की। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, यहाँ पे मन की जो तुलना है वो पीपल के पत्ते से की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे तुलना की जाए, तुलना की जहां पे बात हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। सीरीज के फूल निबंध के रचयिता कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है सीरीज का फूल जयशंकर प्रसाद, मनु भंडारी और महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर होगा। ठीक है, सीरीज के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ठीक है, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो कुंवर नारायण है इनकी प्रमुख 2 कविताएं हैं। ठीक है, एक तो कविता है कविता के बहाने,
कौन सी कविता है? कविता के बहाने, ये कविता है, ठीक है। और दूसरी इनकी प्रमुख कविता है बात सीधी थी, बात सीधी थी पर। ये दो कविताएं आप याद रखना, पहली ये है, दूसरी ये है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न को देखो आप सभी, क्या पूछा है? प्रश्न ये पूछा है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। अब कविता के बहाने मतलब ये पूछा जा रहा है कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो ये ली गई है इन दिनों। किस काव्य संग्रह से ली गई है? इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। और प्यारे विद्यार्थियों, कोई बात सीधी थी पर ये कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से ली गई है, कोई दूसरा नहीं। ये काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं, ठीक है, कोई दूसरा नहीं, ये काव्य संग्रह है और इन दिनों भी काव्य संग्रह है। अब कविता के बहाने पूछा तो यहाँ पे इन दिनों होगा प्यारे विद्यार्थियों, कुंवर नारायण द्वारा रचित जो प्रमुख कविता है कविता के बहाने, ये किस काव्य संग्रह से ले गए हैं? इन दिनों काव्य संग्रह से ले गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे पूछता ना बात सीधी थी पर यह कविता किस काव्य संग्रह से ले गई, तो फिर हम आंसर करते कोई दूसरा नहीं। ओके, सब समझ में आ रहा है? चलो आगे देखो। पहलवान की ढोलक कहानी में किस महामारी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है? मलेरिया, पोलियो, हैजा, चेचक। देखो, पहलवान की ढोलक यानी कि फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक, इस कहानी के अंदर हमें जो है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों हैजा का भी उल्लेख हमें देखने को मिला है और मलेरिया का। लेकिन हैजा और मलेरिया दोनों ही दे रखा, तो अब इस स्थिति में हमें करे गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहली वरीयता आपको मलेरिया को देनी है। किसको देनी है? मलेरिया को। हाँ, बाकी हैजा करेंगे तो भी आपका राइट माना जाएगा, लेकिन इसमें भी अगर दोनों में कंपटीशन करें तो मलेरिया यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर रहेगा, मलेरिया, ठीक है। नमक रचना गद्य की कौन सी विद्या है? इस प्रश्न को आप छोड़ ही दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि पहले जो था पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें ये दिया गया था। तो आप याद रखना, नमक रचना जो है वो वैसे कहानी थी, कहानी, लेकिन आपको ये प्रश्न ये नहीं आएगा, आपके नहीं आएगा, ठीक है। इसको छोड़ देना आप 8वें क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट, अगला देखो, नवा क्वेश्चन। नवा देखो, नवा क्वेश्चन आपके सामने, अवधूत शब्द का अर्थ क्या होता है? अवधूत शब्द ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सन्यासी, धूर्त, सभ्यशील। तो अवधूत शब्द का यहाँ पे अर्थ होता है सन्यासी। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सन्यासी होगा। ऑप्शन ए इसका राइट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जो भी चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, सूर्य अस्त होने वाला है, पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या कोई नहीं। तो इसमें देखते ही पता चल गया व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब आप कहेंगे व्यंजना शब्द शक्ति क्यों? देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने देखो ये पंक्ति दे रखी है, सूर्य अस्त होने वाला है। अब इसके भी अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ हैं। मैं कहूं कि सूर्य अस्त हो चुका है, अब किसान को घर चलना चाहिए, तो किसान के संदर्भ में उसका एक अलग अर्थ निकल चुका है। सूर्य का अस्त हो चुका है, अब किसान खेत में काम कर रहा था तो वो अब घर चलना चाहिए किसान को। तो सूर्य अस्त हो चुका है, अब किसान को घर चलना चाहिए, तो किसान के संदर्भ में इसका एक अलग अर्थ निकला। मैं अगर कहूं कि उस परिवार का सूर्य अस्त हो चुका है, तो उस परिवार का सूर्य अस्त हो चुका मतलब उस परिवार में मौत हो गई होगी सभी की, ठीक है। तो सूर्य अस्त हो गया मतलब उजड़ गया परिवार। तो इस तरीके से परिवार के संदर्भ में अलग अर्थ निकल रहा है, व्यक्ति किसान के संदर्भ में इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है, और भी अलग अलग अर्थ। यहाँ पर व्यंजना सब शक्ति मानी जाएगी। वो एक बार सब शक्ति पढ़ लेना, मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बताऊं, आप सभी को सब शक्ति पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि सब शक्ति टॉपिक पढ़ेंगे तो ही आपको यहाँ पे समझ में आएंगे, बाकी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। खेती ने किसान को भिखारी को ना भीख बली, पंक्ति में किस कवि द्वारा रचित है? ये भी छोड़ देना, इस क्वेश्चन को भी छोड़ देना, आउट ऑफ सिलेबस। 11वां क्वेश्चन आपके ये नहीं आएगा आपके, ठीक है, इसको भी छोड़ दो आप। अब आगे देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके 12वां क्वेश्चन, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। मैं खालिस्तान का पान किया करता हूं, तो यहां पे लिखना है आपको, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, स्नेह सुरा, ठीक है, मैं स्नेह सुरा का यहाँ पे पान किया करता हूं, स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी। मैं यहाँ पे जो है ना, आपको आंसर क्या लिखना है? स्नेह सुरा। क्या लिखना है? स्नेह सुरा। मैं स्नेह सुरा का यहाँ पे पान किया करता हूं। नेक्स्ट, भक्तिन का जीवन खालिस्तान परिच्छेदों में बटा हुआ था। तो भक्तिन का जो जीवन है प्यारे विद्यार्थियों, वो यहाँ पे 4 परिच्छेदों में जो है बटा हुआ था। कितने परिच्छेदों में बटा हुआ था? 4 परिच्छेदों में। अब आप सभी को पता होगा 4 परिच्छेद कौन कौन से हैं। पहले भक्तिन जो है छोटी उम्र में उसका विवाह कर दिया गया, तो बाल विवाह पहला परिच्छेद हो, उसका बाल विवाह हो जाएगा। दूसरा बाल विवाह हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा भाई विवाह के बाद उसने वैवाहिक जो प्रमुख संघर्ष किया, ठीक है, वैवाहिक जीवन का प्रमुख संघर्ष, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा प्रमुख परिच्छेद, पति की मृत्यु के बाद वो विधवा हो गई, और चौथा वो महादेविका की सेविका बन गई। तो इस प्रकार से भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों के रूप में बांटा गया था, ठीक है। उषा कविता के रचयिता कौन है? तो उषा कविता के यहाँ पे आपको लिखना है शमशेर बहादुर सिंह। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है।
उषा कविता के जो प्रमुख रचयिता कौन है? वो शमशेर बहादुर सिंह है। कविता एक खिलना है, किसके बहाने? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। किसके बहाने? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, याद रखना आप सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है लिपि। ठीक है, क्या कहलाता है? लिपि। या फिर आप लिखित भाषा भी कर सकते हो, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आप लिखित भाषा भी कर सकते हैं। भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा या फिर लिपि कहलाता है। ठीक है, हिंदी भाषा खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है? देवनागरी। हिंदी भाषा जो है वो यहाँ पे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलो, तो ये हमने क्वेश्चन किए। अब हम आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये तो आप खुद कर लेना, इसको एक बार फटाफट देखिएगा, बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या देना है? अपठित गद्यांश से पहले आपके पढ़ा हुआ नहीं है, इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका रिप्लाई आपको करना होगा। नारी त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति है, इन्हीं दोनों तत्वों के समन्वय से हमारी भारतीय नारी का जो है वो स्वरूप संगठित हुआ है। नारी जीवन का मूल मंत्र है त्याग, और इस मंत्र को सिद्ध करने की क्षमता उसे प्रदान की है तपस्या ने। हम ठीक नहीं कह सकते हैं कि उसके जीवन के किस अंश में महीने तत्वों के विलास का दर्शन हमें नहीं मिलता, परंतु यदि हम उसके पूर्व जीवन को तपस्या का काल तथा उत्तर जीवन को त्याग का काल माने तो कथमपि अनुचित ना होगा। नारी के 3 रूप हमें दिखाई पड़ते हैं, कन्या रूप और क्या दे रखा है? कन्या रूप, एक भार्य रूप तथा एक दे रखा है मातृ रूप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना। अब इसको हमने पढ़ना है, आपको समझ नहीं आई तो आप 2 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 6 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ के फिर इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखते क्या दिया? भारतीय नारी का व्यक्तित्व किन तथ्यों से निर्मित होता है? तो यहाँ पर भारतीय नारी अद्भुत विभूति, आप लिख सकते हैं नारी त्याग और तपस्या की अद्भुत विभूति ने दोनों तत्वों के समन्वय से हमारी भारतीय नारी का संगठित हुआ। ठीक है, और बाकी अगला दूसरा प्रश्न, नारी जीवन का मूल मंत्र क्या? तो नारी जीवन का प्रमुख मूल मंत्र है त्याग। ठीक है, त्याग है, और इस मंत्र को सिद्ध करने की, उसे प्रदान करने की प्रदान की है तपस्या ने। ठीक है, हम ये इसका ये लिख सकते हो। उसी प्रकार नारी के मुख्य 3 रूप कौन कौन से? तो अभी भी मैं देखे थे, नारी के 3 रूप हमें दिखाई पड़ते हैं, कन्या रूप है, भार्या रूप है और मातृ रूप है। ये लिख सकते ना, ठीक है, लिख देना। मेहनी शब्द में मूल हाँ, ये थोड़े देखो, ये आप कर नहीं पाए, बाकी आपने प्रति भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आपको लिख सकता है। मेहनी जो शब्द है यहाँ पर मेहनी शब्द में प्यारे विद्यार्थियों मेहनी, इसमें नी प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? नी प्रत्यय है, तो यहाँ पे प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो यहाँ पर मेहनी शब्द में नी प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? नी, तो यहाँ पर नी प्रत्यय कर देना। गद्यांश का उपयोग से भाई नारी की बात हो रही है तो नारी का महत्व आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, नारी का महत्व। चलो, तो इस प्रकार से ये आप कर लेना। और अगला उसी प्रकार से एक अपठित पद्यांश पूछा, वही का वही है, वो गद्यांश था, ये पद्यांश था, और इसको पढ़ना है और इसी में से उत्तर पूछे जाएंगे। तो इसको देख लो, आप पढ़ लो इसको, और फिर उसमें से देखो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 23, 24, 25, 26, 28 तक, ये 23 से लगा के 28 तक, यानी कि ये 6 प्रश्न आपको पूछे इसी पद्यांश में से। वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। और फिर ये प्रमुख आपके सामने जो है पारिभाषिक शब्द दे रखे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले डोनेशन दे रखा है। डोनेशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन का मतलब एक तरीके से रक्त दान करना, दान। डोनेशन यानी कि दान कर देना, दान। डोनेशन मीन्स दान। एक्शन मीन्स कार्रवाई। ठीक है, कार्यवाही, आप लिख सकते हैं कार्यवाही। ठीक है, तो ये दोनों आपके पारिभाषिक शब्द, इनके अर्थ पूछे आपको। और नेक्स्ट अगला है कि सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर वेडिंग कहानी ये जो है वो किस द्वंद्व पर आधारित है? तो ये पुरानी और नई पीढ़ी के बीच वैचारिक मूल्यों के टकराव के द्वंद्व पर आधारित है, आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच, क्योंकि इसमें आप यशोधर बाबू जो है वो पुरानी परंपरा को मानने वाले जो है व्यक्ति थे, और उनकी पत्नी और उनके जो बच्चे हैं वो एक पाश्चात्य संस्कृति को और अग्रसर हो रहे थे। तो इस प्रकार से दोनों के बीच एक नई जो है पुरानी और नई पीढ़ी के बीच थोड़ा में अंतर देखने को मिला है। ठीक है, श्रीष किन विपरीत परिस्थितियों में जीता है? श्रीष किन विपरीत परिस्थितियों में जीता है? तो श्रीष का फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित थी, तो ये आंधी, लू और भयंकर गर्मी, आप लिख सकते हैं कि श्रीष किन परिस्थितियों में जीता है? तो आंधी है, लू है और भयंकर गर्मी ऐसी परिस्थितियों में जो है वो जीता है। परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय? परचेजिंग पावर होता है मतलब क्रय शक्ति एक तरीके से, यानी पैसे खर्च करने की प्रमुख क्षमता, पैसे खर्च करने की क्षमता ये कहलाती है परचेजिंग पावर। ठीक है, लेखक का दादा कोल्लू जल्दी क्यों चलवाना चाहता था? लेखक का जो दादा था वो कोल्लू जो है, कोल्लू जल्दी क्यों चलवाना चाहता? तो आप लिख सकते हैं भाई इसलिए क्योंकि ताकि गन्ने की अच्छी जो है कीमत उसे मिल सके।
ठीक है, गन्ने की कीमत अच्छी मिल सके, इसलिए जो है वो कोल्लू जल्दी चलवाता था। पतंग कहानी में शरद ऋतु की क्या विशेषता बताई गई है? जो पतंग कविता है, पतंग कविता, इस पतंग कविता में यहाँ पर शरद ऋतु की क्या विशेषता बताई गई है? पतंग कविता आलोक धनवाजी द्वारा रचित है, प्रमुख कवि कौन है? आलोक धनवाजी। तो इस कविता के अंदर यहाँ पर शरद ऋतु की प्रमुख क्या क्या विशेषता बताई गई? तो इसमें बताया गया है कि जो शरद है वो शांत और निर्बल मौसम के रूप में जो है वो इस तरीके से दर्शाया गया है, और आसमान जो है एक तरीके से साफ सुथरा में दिखाई देता है, ठीक है, और आकाश बिल्कुल निर्मल साफ दिखाई देता है, हवाएं बिल्कुल रुकी हुई हैं, ठीक है, पतंग उड़ाने के लिए जो है उपयुक्त हैं, हवाएं मंद और स्थिर होती हैं, ठीक है, और जो कि पतंग उड़ाने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन कौन से? तो इसमें आप हड़प्पा लिख देना, एक तो हड़प्पा कर देना, और एक मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो अतीत में दबे जो चैप्टर है ना अपना, उसके अंदर ये क्वेश्चन है वहां से। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आप करके आइएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किन पर व्यंग्य किया गया है? तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में जो है वो यहाँ पे जो मीडिया कर्मी है, जो दूरदर्शन वाले हैं, उन पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि उन्होंने जो है एक अपाहिज व्यक्ति का तमाशा बना रखा है। अपाहिज व्यक्ति को लाकर उसे तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछते हैं, ठीक है, जो कि नहीं पूछने चाहिए थे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मीडिया की संवेदनहीनता और शोषणकारी प्रवृत्ति का यहाँ पर जो है शोषणकारी प्रवृत्ति का यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, ठीक है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किन पर व्यंग्य किया गया? तो मीडिया कर्मियों का, यहाँ पर दूरदर्शन वालों का यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि मीडिया की संवेदनहीनता और शोषणकारी प्रवृत्ति। नेक्स्ट, फ्रैंक परिवार में कुल कितने सदस्य थे? ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दो आप। और बस्ते का बढ़ता बोझ विषय पर एक फीचर लिखो। हाँ, ये लिख सकते हो। इसमें फीचर मनोरंजकपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, आकर्षक होना चाहिए, और सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो फीचर किस प्रकार से लिखते हैं? तो एक बार मैंने कह रहा हूँ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने सब बता रखा है। बस्ते का बढ़ता बोझ, बस्ते का बढ़ता बोझ, बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार, इस विषय पर आपको फीचर तैयार करना है, ठीक है। फिर अगला देखो, उत्तर सीमा 100 शब्दों में और जनसंचार के माध्यमों की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, ये देखेगा। ये अभिव्यक्ति माध्यम पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, पत्रकारिता लेखन पर टिप्पणी लिखो, ये आप वहां से कर लेना। और फिर ये देखो 40वां क्वेश्चन, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे तेज बौछारे गए, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल। मैंने सब कुछ व्याख्या सहित करवा रखी है ऐप के अंदर। तो आप सभी विद्यार्थी महेंद्र व्यवहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करके वहां मेरी अच्छे से तैयारी कर लेना आप, ठीक है। मैंने सबकी व्याख्या करवा रखी है इन सभी की। ये पतंग कविता अपने जो आलोक धनवाजी द्वारा रचित है, वहां पर मैंने इसकी व्याख्या करवा रखी है। अथवा में दे रखा ये खेती ने किसान को, भिखारी को ना भीख बल्ली के, ये दे रखा। दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी है जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर था आपका, ठीक है, प्रमुख हिंदी का पेपर, इसको मैंने सॉल्यूशन करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है अर्धवार्षिक का, और ये आपके इसी टाइप का जो है वो एग्जाम में पूछे जाने वाला पेपर आने वाला है। मतलब इसमें से भी बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी से मैं कहना चाहूंगा कि इस पेपर को भी आप अच्छे से नोट करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए महेंद्र व्यवहार कोचिंग ऐप डाउनलोड करें। और बाकी आप चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगर मान लो आपके भूगोल सब्जेक्ट हैं, मान लो आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, यानी राजनीतिक विज्ञान, तो ये बुक मंगवा सकते हो ऑनलाइन ऑर्डर करके। ये देखो भूगोल की बुक है और ये आपके राजनीतिक विज्ञान की बुक है। ये बुक आपको कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी? तो इन नंबरों पर मैसेज करना है आपको, ठीक है। बुक आपके घर पर आ जाएगी 8955661301। ये व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं मैं प्यारे विद्यार्थियों, इन नंबरों पर मैसेज कर देना। आपको बुक जो है वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर मंगवा सकते हो। मैसेज कर देना, इसकी क्या प्राइस है सब कुछ वहां पर बता दी जाएगी, ठीक है। और वहीं से ऑर्डर कर लेना आप सभी। ओके, मिलते हैं।